गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट डे हमने जो चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे वो था द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, जिसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि मृदु को मीना और रवि जो है अपने घर में जो उन्होंने महेंद्रन नाम की जो कैट थी उसे कैसे घर वालों से छुपाकर पाला हुआ था वो हमने पढ़ा था। और उसके बाद ये पढ़ा था कि वह तभी जो है वो लल्ली के वायलिन सीखने की आवाज़ को सुनते हैं, लेकिन वह सही से बजा नहीं रही थी। वह जो है अपने मास्टर से जस्ट अलग तरीके से, बिल्कुल विपरीत तरीके से उस धुन को बजा रही थी। तभी पीछे से जो है उसकी जो रवि मीना की जो मम्मा थी उनकी आवाज़ आती है कि दरवाजे पर कोई है, वो भिखारी है, उसे कहो कि यहाँ से चला जाए और कोई दूसरा घर ढूंढ ले। ये बात जैसे ही कही वैसे ही देखिए अम्मा की आवाज़ को सुनते ही मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट कि मृदु और मीना भी रवि के पीछे पीछे चली गईं। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। जब वह वहाँ तक गई तो उन्होंने देखा, जब वो बाहर की तरफ गई तो उन्होंने देखा कि जो बैगर था, जो भिखारी था, वह तो पहले से ही बगीचे में बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था। क्वाइट एट होम, बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ था जैसे कि वह घर पर बैठा होता है, वैसे ही वह गार्डन में पहले से ही आराम से बैठा हुआ था। He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the elms to go away. appear यहीं तक देखते हैं अभी। तो देखिए वह जो था भिखारी, जो कि पहले से ही बगीचे में आराम से बैठा था, उसने अपने शरीर के ऊपर के जो कपड़ा था उसे नीम के पेड़ के नीचे बिछा दिया था। जिस कपड़े को उसने अपने कंधे पर शरीर के ऊपर डाला हुआ था, उस कपड़े को उसने नीम के पेड़ जो था उसकी छाया में नीचे बिछा दिया और उसी कपड़े पर वह उसी कपड़े के ऊपर बैठ गया और पेड़ का सहारा लगाकर बैठ चुका था आराम से। उसी पेड़ के नीचे वो कपड़ा बिछाकर पेड़ का सहारा लगाकर आराम से बैठ गया था। और तो और बैठा ही नहीं था, वह इस तरीके से आराम कर रहा था जिससे लग रहा था कि वह एक छोटी सी नींद की झपकी, स्नूज यानी नींद की झपकी लेने की तैयारी कर रहा था, तब तक जब तक कि उसे भीख ना मिले। देखिए यहाँ लिखा है कि एल्म्स यानी भिक्षा होती है। तो जब तक वह इंतज़ार कर रहा था कि जब तक कोई भिक्षा लेकर आएगा तब तक मैं कुछ देर के लिए यहाँ इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। तो स्नूज यानी झपकी आपको बता ही दिया है, अपीयर यानी प्रतीत होना, एल्म्स यानी भिक्षा जो है, और वर्ड्स आपको इसमें इतना कुछ है नहीं। बैगर यानी भिखारी, क्वाइट एट होम जैसे कि घर पर। तो देखिए इसके मीनिंग्स आपके हो गए। तब तक जब तक कि कोई भिक्षा लेकर ना आ जाए तब तक वह वहाँ पर कुछ देर झपकी लेने की तैयारी में था। अब आगे देखिए, गो अवे सैड रवि स्टर्नली, कि जैसे ही थोड़ी ही देर में जैसे ही रवि वहाँ पहुँचता है तभी रवि कहता है, रवि कठोर आवाज़ में कहता है, स्टर्नली यानी कठोर आवाज़ में कहता है, माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। रवि बहुत तेज आवाज़ में कठोर स्वर में कहता है, यहाँ से चले जाओ। गो अवे मीन्स चले जाओ। माई पाती सेज, मेरी दादी ने कहा है। यहाँ दादी को पहले भी बताया था कि ताथा दादा को कहा गया है और पाती जो है वो आपको ग्रैंड मदर को कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरी दादी कहती हैं कि अब बहुत हुआ, अब तुम अपनी भिक्षा के लिए कोई दूसरा घर तलाश कर लो, अपना दूसरा घर, कोई और दूसरा घर ढूंढ लो। द बैगर ओपन्ड हिज आइज वेरी वाइड एंड gazed at each of the children one by one। जैसे ही रवि की आवाज़ भिखारी सुनता है तो वह अपनी पूरी आंखें खोलता है और खुली आंखों से वो एक एक कर हर बच्चे को देखता है। गैस यानी घूरना, देखना, वाइड यानी पूरी आंखें। वैसे वाइड यानी चौड़ा होता है, लेकिन यहाँ आंखों के लिए है पूरी आंखें खोलना। द लेडीज ऑफ दिस हाउस he said at last in a voice choked and feeling
आर वेरी काइंड सॉल्स। कि देखिए, भिखारी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली उसके बाद वो प्रत्येक बच्चे को देखता है। अंत में उसने बहुत ही शालीनता से, फीलिंग से, चॉक्ड विथ फीलिंग यानी भावना से भरकर कहा कि इस घर की महिलाएं बहुत दयालु हैं। क्या कहा उसने? देखिए, आर वेरी काइंड सॉल्स। एट लास्ट इन ए वॉइस, ऊपर लाइन में लिखा हुआ है द लेडीज ऑफ दिस हाउस। इस घर की जो महिलाएं हैं उनके लिए वो भावनात्मक स्वर से कहता है, चॉक्ड विथ फीलिंग यानी भावनात्मक स्वर से कहता है, भावना से भरकर कहता है, आर वेरी काइंड सॉल्स, कि इस घर की महिलाएं बहुत ही दयालु प्रकृति की हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर ए होल वीक। और उनकी दयालुता के चलते, यहाँ देखिए, जनरसिटी का मतलब है उदारता, दयालुता, इसके लिए कहा है। काइंड सोल का मतलब है दयालु जीव। तो देखिए यहाँ वो आगे कह रहा है कि उनकी दयालुता के कारण ही मैं एक पूरे सप्ताह तक जीवित रह पाया हूँ। पूरे सप्ताह तक मैं जीवित रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ही मेरे खाने पीने की व्यवस्था की है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, और मैं आप लोगों की बात पर विश्वास भी नहीं कर सकता हूँ कि इतनी दयालु हृदय की महिलाएं मुझे यहाँ से भगा देंगी। ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। He raised his voice, अम्मा अम्मा ओ अम्मा। तभी वो अपनी आवाज़ को ऊंचा करता है और अम्मा को बुलाते हुए आवाज़ लगाता है। Sad his wail might be, but it certainly was not feeble। वह फिर से बोला, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ कमज़ोर नहीं थी। वो बहुत तेज आवाज़ में, बहुत मजबूत और भारी आवाज़ में कहता है। फीबल यानी कमज़ोर, सर्टेनली यानी निश्चित रूप से। It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with battle chewing। कि देखिए, जब वह ये चीज़ कहता है तो बहुत तेज़ आवाज़ में होता है, लेकिन उसकी भारी आवाज़ जो थी उस समय उसके भूख के कारण जो पेट सिकुड़ा हुआ था उसके से निकली थी, तो उसकी आवाज़ और ज़्यादा गला भर सा गया था, आवाज़ भारी सी हो गई थी। जब उसने अपना मुंह खोला तो देखो उसमें वो बता रहे हैं, यहाँ पर हमारे राइटर ने उनके मुंह को भी एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि उसके मुंह में जितने भी कुछ बचे हुए दांत थे वह भूरे रंग के थे, और उन दांतों पर बैटल यानी होता है पान चबाने के कारण, बैटल च्यूइंग यानी पान चबाने के कारण उन दांतों पर क्या हो चुके थे? धब्बे पड़ गए थे। जब भी तो भूरे रंग के हो गए थे कि उन पर पान चबाने के कारण धब्बे लग गए थे और वो जगह जगह पीले और भूरे रंग के हो गए थे। तो देखिए, विथर्ड बेली का मतलब है यहाँ पर भूखा पेट, सिकुड़ा। विथर्ड यानी कि सिकुड़ गया था, बेली यानी पेट। तो इसका मतलब आप साफ साफ निकाल सकते हैं कि पेट कब सिकुड़ जाता है? भूख के कारण। और स्टैंड का मतलब है दाग लगे रहना, बेली यानी पेट, च्यूइंग यानी चबाते हुए। नेक्स्ट देखिए, रवि टेल मी देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन। रवि, देखिए, तभी जो है जैसे ही वो इतनी तेज आवाज़ में बोलता है तभी इसको हम कंप्लीट करते हैं। रवि टेल मी देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्मणी। कि देखिए, तभी जो है रवि को रुक्मणी ने पुकारा और कहा कि उससे कहो कि रसोई में आज खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, अर्थात आज सारा खाना ख़त्म हो गया है, आज कुछ है ही नहीं। रवि टेल हिम, रवि उस बैगर को कह दो कि आज किचन में कुछ भी नहीं बचा है। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप। और फिर वो कहती है कि देखिए, वह फिर से कहती है और उससे ये भी कह दो कि आज के बाद वो यहाँ ना आए। वह बहुत ज़्यादा थकी हुई सी और अप्रसन्न दिखाई देती है। इस बात को कहती है, जब वो इस बात को कहती है ना कि वो दोबारा यहाँ नहीं आए, तो इस बात को कहते हुए वो काफ़ी उदास सी और थकी हुई सी दिखाई देती है। फेड अप का मतलब है यहाँ पर परेशान हो गई, उकता गई, परेशान हो गई। तो रवि से रुक्मणी कहती है कि उस भिखारी से कह दो कि आज किचन में कुछ नहीं बचा है और दोबारा यहाँ कभी नहीं
आए, लेकिन जब वो ये कहती है तो वो उसे बहुत बुरा लगता है। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर। रवि को ये सारी बातें भिखारी के सामने दोहरानी नहीं पड़ी, क्योंकि रुक्मणी ने जो ये बात कही थी वो बहुत ज़ोर से कही थी और ये आवाज़ वहाँ बच्चों को भी आ रही थी और उस भिखारी को भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। तो देखिए, वॉट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर दैम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री। क्योंकि उसकी माँ ने जितनी तेज़ आवाज़ में ये बात कही थी, वहाँ खड़े हुए बच्चों को और नीम के नीचे बैठे हुए उस भिखारी तक वह आवाज़ बहुत आसानी से साफ साफ पहुँच रही थी। द बैगर सैट अप एंड साई, यानी कि यहाँ पर साई का मतलब क्या है? आह भरना, दुख से परेशान होना। तो देखिए, वह जैसे ही इस आवाज़ को वो भिखारी सुनता है तो वह बैठ जाता है। अब तक वो आराम करने के लिए कुछ लेटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बैठ जाता है और लंबी सांस भरते हुए वो आह भरता है कि आज मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। और फिर कहता है, आई विल गो ही सैड वियरली। वह कहता है कि आई विल गो एंड आई विल गो। वियरली का मतलब है बहुत थके हुए ढंग से। वियरली का मतलब है बहुत ज़्यादा थके हुए ढंग से वो कहता है कि हाँ, मैं चला जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री। लेकिन अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे कुछ देर यहीं इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। द सन इज़ सो हॉट, बाहर बहुत गर्मी है सूरज की में, आज सूर्य बहुत ज़्यादा गर्म है। द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, कि देखिए सूर्य इतना ज़्यादा गर्म है कि सड़क पर गर्मी के कारण जो कोलतार बिछा होता है वह कोलतार भी पिघल गया है। माई फीट आर ऑलरेडी, जो देखिए जो गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण जो कोलतार है वह भी पूरी तरह से पिघल गया है। मेल्टेड हो जाना यानी पिघल जाना। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर, और वैसे भी मेरे पैरों में पहले से ही छाले पड़े हुए हैं। ब्लिस्टर्ड का मतलब है छाले पड़े होना, फफोले पड़े हुए होना, उसको यहाँ पर छाले कहा गया है। तो मेरे पैरों में पहले से ही छाले पड़े हुए हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, कि देखिए तभी उसने अपने नंगे पैर जिनमें चप्पल नहीं थी उन पैरों को जैसे ही फैलाया, वो पैरों को फैलाता है अपने पैरों में पड़े हुए गुलाबी जो कि छाले जो पूरी तरह से फूट गए थे, तो वो गुलाबी रंग के हो गए थे, पिंक कलर के हो गए थे। उन फूटे हुए छालों को दिखाने के लिए उसने अपने नंगे पैर जिनमें चप्पल नहीं थी, बेयर फीट यानी नंगे पैर, उनको उसने फैला दिया। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि। यहाँ देखिए तभी मृदु ने मीना और रवि के कान में कहा। विस्पर्ड यानी कि बहुत धीरे से बातें करना, यानी कि कान में बात करना, फुसफुसाकर बातें करना। तो यहाँ पर मृदु ने मीना और रवि से कहा कि ज़रूर मुझे लगता है कि उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, इसीलिए तो ये नंगे पैर इतनी गर्मी में घूमता है और इसके पैरों में छाले पड़ गए हैं। देखो इसे कितनी परेशानी हो रही है। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हारे घर में कोई पुरानी चप्पल की जोड़ी मिल सकती है, या घर में कोई पुरानी चप्पल है जो इसे दे दो। तभी रवि कहता है, आई डोंट नो सैड रवि। रवि कहता है मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरी चप्पलें तो बहुत ज़्यादा छोटी हैं, इनके पैरों में वो आएंगी ही नहीं। मेरी चप्पलें तो बहुत ज़्यादा छोटी हैं जो कि इनके पैरों में आएंगी नहीं। और आई हैव गिवन दैम टू हिम, वरना मैं अपनी ही चप्पलें इन्हें दे देता। मेरी चप्पल तो इसे आएंगी ही नहीं, वरना मैं इन्हें उसे ही दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदु एंड मीनास, और देखिए आगे, और उसके पैर, उस भिखारी के पैर तो जो मृदु और मीना के पैरों से भी बड़े थे। मृदु और मीना के पैरों से भी बड़े थे भिखारी, क्योंकि ये तो बच्चे थे, तो इनके पैरों की चप्पल तो उसे आ नहीं सकती थी।
द beggar was shaking out his upper cloth and tightening his धोती. तभी देखिए भिखारी जो है वो धीरे धीरे खड़ा होता है और अपने शरीर के ऊपरी कपड़े को उठाकर, जिसे उसने ज़मीन में बिछा रखा था, उसे वो झाड़ता है और उसके बाद अपनी जो धोती थी वह उसे कसने लगता है, छींक करने लगता है. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. और देखिए आगे, फिर उसने अपनी आंखें उठाकर उस भरी दोपहर में तपती हुई उस गर्म सड़क को देखा, क्योंकि उसे फिर से उसी तपती हुई गर्म सड़क पर बिना चप्पल के जाना था. फिर से उन्हीं छालों को में उसे कितनी तकलीफ होने वाली थी, इस बात को देखकर भी वो बहुत ज़्यादा डर रहा था और उसका डर जो था वह उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था. He needs something on his feet, मीना said. He needs something on his feet, मीना said. तभी देखिए मीना बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल हो जाती है और कहती है कि इसके पैरों में उसे चप्पल की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. समथिंग यानी किसी चीज़ का मतलब पैरों में तो चप्पल ही पहनी जाती है, तो मीना कहती है इन्हें चप्पल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इन्हें इस प्रकार नंगे पैर धूप में जाना बिल्कुल ठीक नहीं है. इन्हें कितनी तकलीफ़ हो रही है, इनके पैरों को किसी न किसी चीज़ की अर्थात चप्पलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तभी रवि कहता है चुप हो जाओ, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं इनकी हेल्प करने के बारे में कुछ सोच रहा हूँ. ब्लबरिंग इट्स, देखिए आई एम थिंकिंग अबाउट इट ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर, कि बड़बड़ाना, ब्लबरिंग का मतलब है बड़बड़ करना, जोर जोर से बड़बड़ाना ठीक नहीं है. इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, कि देखिए इस प्रकार बड़बड़ाना ठीक नहीं है, इस प्रकार बड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा, इस प्रकार बड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा. इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड, सड़क पर 2 मिनट में ही जैसे ही भिखारी आगे बढ़ेगा उसके पैर जलने लगेंगे. फ्राइंग होना यानी बहुत ज़्यादा जलने लगना. वॉट ही नीड्स इज़ ए पेयर ऑफ चप्पल्स, कि देखिए उसे एक जोड़ी चप्पलों की ज़रूरत है. ही नीड्स इज़ ए पेयर ऑफ चप्पल्स. सो वेयर डू वी गेट दैम, लेकिन हम उनके लिए उन चप्पलों का इंतज़ाम कैसे करें, या उसके लिए हम चप्पल कहाँ से प्राप्त करें. कम लेट्स सर्च द हाउस, आओ हम घर में तलाश करते हैं, शायद हमें कोई चप्पल मिल ही जाए. ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, और तभी वह जल्दी से मृदु और मीना को घर के अंदर जबरदस्ती धक्का देते हुए लेकर जाता है. जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द बरामदा, जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द बरामदा, जैसे ही मृदु ने बरामदे में कदम रखा, बरामदे में जैसे ही पैर रखा, मृदु's eyes fell on the odd looking चप्पल. तभी देखिए जैसे ही मृदु ने बरामदे में कदम रखा, उसकी नज़र एक बहुत ही पुरानी सी अजीब सी चप्पलों पर उसकी निगाह गई. She had noticed when she arrived Ravi, she whispered to him whose are those. उन चप्पलों को उसने तब भी देखा था जब वह घर में आई थी. तब उसने रवि के कान में जाकर कहा, विस्पर्ड करना, फिर से कान में कहा, हुज आर दोज, कि ये चप्पलें किसकी हैं. उसकी निगाह उन चप्पलों पे पड़ती है जिनको उसने आते समय भी देखा था, और वो पूछती है कि ये चप्पल किसकी है. देखो पिक्चर में आपको दिखाई भी दे रही है. रवि टर्न्ड एंड ग्लेंस्ड एट द शैबी लुकिंग बट स्टर्डली ओल्ड स्लीपर. रवि मुड़ता है, लेकिन तभी मुड़कर जब देखता है तो उसकी निगाह भी उस गंदी सी दिखाई देने वाली लेकिन मजबूत, शेबी लुकिंग यानी गंदी सी तो दिख रही थी, बट स्ट्रबली ओल्ड स्लीपर, लेकिन वह गंदी भी दिख रही थी, पुरानी भी थी, पर मजबूत थी, स्टर्डली थी. ही बीम्ड एंड नोटेड, तभी वो खुश हो गया, उसने अपना सिर, बीम्ड यानी खुश हो जाना, नोटेड यानी सहमति में सर हिलाया. दीज आर जस्ट द राइट साइज, ये तो बिल्कुल सही नाप की चप्पल है. ही सैड पिकिंग दैम अप, उन चप्पलों को उठाते हुए कहता है ये चप्पलें बिल्कुल सही नाप की हैं. मृदु एंड मीना फॉलोड हिम
नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। और मृदु और मीना भी उसके पीछे पीछे ही, रवि, अब तीनों के तीनों, रवि, मृदु और मीना तीनों ही जो हैं वह गार्डन में जाते हैं। उसे चप्पल रवि के हाथ में थी और मृदु और मीना घबराते हुए रवि के पीछे पीछे चलते हुए गार्डन में आ जाते हैं और गार्डन के पास से वह पूरे के पूरे वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर वह भिखारी था। तो देखो बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे। आप इसके हार्ड वर्ड्स देख लेना, मीनिंग्स लर्न कर लेना। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे, और जो आपके अभी लास्ट डे जो हमने फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स किए थे उस वीडियो में कि वॉइस में कुछ इशू था। स्टार्टिंग के 3 और 4 मिनट्स की जो वीडियो है उसमें कुछ इशू था वॉइस का। तो बेटा जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स करवाते समय फिर से वो जो कंपैरिजन चेक के क्वेश्चन आंसर थे उन क्वेश्चंस को दोबारा आपको उस वीडियो में क्लियर बता दिया जाएगा, जिससे आपका कोई लॉस नहीं होगा।